हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। यह क्वेश्चन को हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी का टाइम पे आपका क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना विलम्ब के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, चालक में इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। तो चालक में इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, तो एक समान होती है, त्वरित होती है, अफवाह होती है, या अब मंदित होती है। दोस्तों इस क्लास में हम टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। आपको जिस जिस क्वेश्चन का जवाब पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पे चालक में इलेक्ट्रॉन का गति कैसी होती है, यह अफवाह होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग किसके कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग किसके कारण होता है। ताप के कारण होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है, या फिर विद्युत क्षेत्र के कारण होता है, या फिर गुरुत्व बल के कारण। तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग यह विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अपवाह वेग किसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पे अपवाह वेग किसके समानुपाती होता है। तो क्या वह प्रतिरोध के समानुपाती होता है, क्या विद्युत क्षेत्र के, या ताप के, या समय के। तो यहाँ पे अपवाह वेग जो है ना, यह विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो यहाँ पे ऑप्शंस पर लेते हैं, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, या फिर धारा का। तो यहाँ पे सही जवाब ऊर्जा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है हमारा, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 3.6 पावर 10⁵ जूल होते हैं, या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं, या 36 इंटू 10⁶ जूल होते हैं, या 36 जूल होते हैं। तो यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक बताना है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाट। वाट यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह एक छोटा सा काम हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आपके लिए। चलिए देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न है हमारा 7, विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का व्यवसायिक मात्रक बताना है। तो व्यवसायिक से यहाँ क्या तात्पर्य है, व्यवसायिक मतलब बिजनेस हो गया। तो जूल है, कैलोरी है, हॉर्स पावर है, न्यूटन है। तो विद्युत शक्ति का व्यवसायिक मात्रक है यह हॉर्स पावर है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। तो 1 हॉर्स बराबर कितना होता है, 100 वाट, 746 वाट, 1000 वाट, 500 वाट। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आवेश संरक्षण पर, या संवेग संरक्षण पर, या ऊर्जा संरक्षण पर, या द्रव्यमान संरक्षण पर। तो लेंज का नियम यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, लेंज के नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो लेंज के नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो क्या वो धारा का मान के लिए, या प्रेरित धारा की दिशा के लिए, या प्रतिरोध के लिए, या विभवांतर के लिए। तो लेंज का नियम जो है ना, यह धारा की प्रेरित धारा की दिशा के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मुक्त आकाश में प्रवैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो मुक्त आकाश में प्रवैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। क्या 9 इंटू 10⁹ होता है, या फिर 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा आरएमएस होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा आरएमएस होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका I0/√2। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय ज्यामिति की लंबाई वास्तविक लंबाई के संबंध में क्या है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स करेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, चुंबक तीव्रता का ऐसा मात्रक है।
चुंबक तीव्रता का ऐसा मात्रक है? या टेस्ला है, न्यूटन है, एम्पियर प्रति मीटर है, या वेबर है? तो चुंबक तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विभव कैसा होता है? तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विभव कैसा होता है? अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, अनंत होता है? तो विद्युत द्विध्रुव निरक्षीय बिंदु पर विभव यह शून्य होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, संघनित्र के दोनों प्लेट के बीच आवेश का योग कितना होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा क्यों होता है, टी क्यों होता है, माइनस टी क्यों होता है, या शून्य होता है? तो संघारित्र के दोनों प्लेट के आवेशों के योग जो है ना, यह शून्य होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, आवेश का विमीय सूत्र बताना है। तो आवेश का विमीय सूत्र बताना है तो ए टी होता है, ए बाई टी होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, तो एम एल टी यूनिवर्स 1 होता है, माइनस यूनिवर्स 1 होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ए टी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वन डे ग्राफ जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? तो वन डे ग्राफ जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? तो यह जो है ना उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, 1 एम्पियर धारा का अर्थ है। तो 1 एम्पियर धारा का अर्थ है, तो जिसका आंसर 1 एम्पियर धारा का अर्थ है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा 1 एम्पियर का धारा का अर्थ है यह 1 कूलम प्रति सेकंड। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना। तो यहाँ 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो यह होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, 4 डायोप्टर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो हम जानते हैं P = 1/f। तो फोकस दूरी पूछा है, तो f बराबर 1/p। तो P का यहाँ डायोप्टर मतलब P का यहाँ पर डायोप्टर हो जाएगा तो 1/4। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 0.25 मीटर। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, प्रिज्म लेंस। तो यह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह आभासी और सीधा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बूस्टर का नियम है। तो बूस्टर का नियम क्या है? तो बूस्टर का नियम हो जाएगा μ = 10I। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बीटा 6 में क्या बदलता है? तो बीटा 6 में क्या बदलता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा परमाणु क्रमांक बदलता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे कम इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो यह गामा का होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य यहाँ बताना है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो यह जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य यह रेडियो का होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। तो अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना कहलाता है या परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, हीरा का क्रांति कोण लगभग कितना होता है? तो हीरे का कोण लगभग क्रांति कोण कितना होता है? तो यह 24.4 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कांच की समांतर सतह पट्टी फोकस दूरी होती है। तो कांच के समांतर सतह पर पट्टी की फोकस दूरी होती है, यह कितनी होती है? तो यह जो अनंत होती है। तो यहाँ का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कितना है? तो पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कितना है? तो यह μ-1 कुछ ए हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गॉस के नियम के अनुसार कुल फ्लक्स निर्भर करता है। तो गॉस के नियम के अनुसार कुल फ्लक्स किस पे निर्भर करता है? तो यह आवेश पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य
श्रेणी है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य श्रेणी है, तो कौन सा दृश्य श्रेणी, तो यह बामर दृश्य श्रेणी है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, नाभि का खोज किसने किया था, तो नाभि का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, जहां से भी सर्च करके इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है दोस्तों। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए समान राशि कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए समान राशि क्या है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आवेश। आवेश आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में क्या अपरिवर्तित रहता है, तो यह आवर्ती रहता है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है, तो वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है, तो यह जो है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताना है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ना यह धन से ऋण होती है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह ओम होता है, तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ओम का नियम है, तो ओम का नियम क्या है, तो वीर है, वीर है। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम वीर है, तो वीर है, तो ऐसे आपको हम समझा देते हैं, ओम का नियम वीर है, V=IR, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति का सूत्र है, तो शक्ति का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा शक्ति का सूत्र, और जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, धारा का एसआई मात्रक है, तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, तो पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है BH कहलाता है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक है, तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक बताना है हम लोग को, न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर होता है, जूल होता है, वाट होता है, तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत ऊर्जा का सूत्र है, तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र है, तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र है, तो C बराबर PT, मतलब PT होता है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास का यही था हमारा 50 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, कम समय में बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से यह क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत सारा सही होगा, जितना भी सही हुआ कमेंट बॉक्स करेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के साथ। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर ले, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।